बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुसैद नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम एक नए विला के साथ पे आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। इस विला के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ा फड्डा भर चुका है। अब सारे के सारे ही एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो चुके हैं। मरी के अंदर एक अहम तरीन बैठक हुई। उस बैठक की जो अंदरूनी कुछ खबरें जो तफसीलात निकल कर आई हैं वो तो आपके सामने रखता हूँ इस विला के अंदर। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब भड़क गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जब धमकी दे दिए, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग जायदादें बना रहे हैं, लेकिन आप मैं नाम लेकर कहूंगा क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के अपने बंदे के पूंछ के ऊपर पाँव आ चुका है। तो ख्वाजा आसिफ साहब दूसरों को भी नंगा करना चाहते हैं। एक मिसाल मुझे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। धमकी के बाद हम देखते हैं कि मरी के अंदर अहम तरीन बैठक होती है और उस बैठक के अंदर जो फैसले होते हैं, यकीन करें मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की वहां पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी पेश थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर तक वहां पर मौजूद थे। दिलचस्प तरीन डिटेल्स होने वाली जो कि इस विला के अंदर सामने रखूंगा। लेकिन जो दूसरा अहम मामला है खान साहब की सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त, गंडापुर साहब का दरखास्त दायर कर देना और वकुला का खान साहब की तबीयत के ऊपर बात करना कि उनका वजन कम हो रहा है, मसल्स कम हो रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बताता हूँ। और इसके बाद जो अहम मामला है वो भी खान साहब के मुतालिक ही है कि बनी गाला की नीलामी वाकईतन हो रही है या नहीं, इसकी हकीकत क्या है और इस तरह का ऐड क्यों दिया गया जिससे ये शक पैदा हो कि बनी गाला की नीलामी होने वाली है और फराग गोगी का इसके अंदर क्या किरदार है। 190 मिलियन पाउंड के इस केस के साथ क्या मामला है, साल आपको थोड़ा सा मैं इसकी तफसील बताता हूँ कि क्या मामला है। और 9 मई की सजाओं के ऊपर जिस तरह से 10-10 साल की सजाएं दी गई, जज के ऊपर सवाल निशान खड़ा होते हैं। चले आपने दीगर लोगों को तो सजाएं दी ही दी, 16 साल बच्चे को भी साथ में रगड़ दिया गया, 10 साल की सजा दी गई। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। भारत के अंदर पाकिस्तानी सिफारतकारों को निकाला जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, निशाना किया जा रहा है। और भारत के अंदर भी अपोजिशन लीडर को जिस तरह से पकड़ा गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बड़ा अहम व्लॉग होने वाला है, इसके अंदर तफसील से थोड़ा सा बात करते हैं। तकरीबन मैं कोशिश करता हूं कि दिन के अंदर एक ही व्लॉग बनाऊं और उसके अंदर आपको एक दिन की अहम से अहम तरीन मालूमात आप तक बिल्कुल कोट टू कोट मुहैया कर दूं। और वो खबरें बिल्कुल इस तरह से होंगी कि ये तो नहीं हो सकता कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह मैं भी अपनी जबान बंद कर दूं और वही खबरें दूं जिससे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ही खुश हो। नहीं, बल्कि हम आपको वो खबरें देते हैं जो कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसके पास भी इतनी ताकत और जुर्रत नहीं है जो कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बहरहाल नून लीग के अंदर फंडा हो चुका है, यहीं से ही शुरू कर लेते हैं। आप ये देखिए सियासी बैठक हुई, उस सियासी बैठक के अंदर जो मामला हुए थोड़ा सा उसके ऊपर तो बात करते ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के किसी बंदे के पूंछ के ऊपर पाँव आया और वो करप्शन के अंदर मुलव्वस पाया गया जिसके खिलाफ तहकीकात हो रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब आग बगोला हो गए और बाद में उन्होंने वो बयान दिया था कि ब्यूरोक्रेट के कुछ लोग जो है ना वो जायदादें बना रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अब रोला पड़ गया है तो नाम लेकर बताऊं कि कौन कौन पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहा है। यानी कि आपने देखा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का पिछले 78 साल में कोई भी एहतसाब नहीं हुआ। यानी कि अब ये 78 साल बाद ख्वाजा आसिफ साहब को याद आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर 78 साल में ब्यूरोक्रेसी का कोई भी हिसाब नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी ने सोचा है कि इनके पास कितने प्लाट हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि आगे उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 कमरे का फ्लैट है, पिछले 25 साल से वहां रह रहा हूं, मेरा तो कोई बाबू मोहल्ले में घर भी नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी भी नहीं है। उनका कहना था कि मैंने ब्यूरोक्रेसी की शान में बस इतनी गुस्ताखी की कि ये पुर्तगाल में जायदादें खरीद रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि लोग कितने खरीद रहे हैं या इतना रोला पड़ जाएगा। अब रोला पड़ गया है तो मैं इंक्वायरी भी कर रहा हूं और नाम भी बताऊंगा। ख्वाजा साहब का कहना था कि अब नाम लेकर बताऊंगा कि कौन कौन वहां जायदादें खरीद रहा है, जिसके जरिए वहां जायदादें खरीदी गई। इसने उनकी तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, मैंने रोला डलवा दिया है, अब मीडिया इसकी तहकीकात करे। हाजी साहब, तहकीकात तो आपके बंदे से ही शुरू होंगी और आपके बंदे के ऊपर ही खत्म होगी। आप ये चाहते हैं कि मुबैना तौर के ऊपर कि उन जो इस वक्त जो शख्स सो कॉल्ड फंसा हुआ है करप्शन के अंदर उसको ना फंसाया जाए, नहीं तो फिर सारे के सारे ही फंसाए जाएंगे। बहरहाल आप ये देखिए कि इस वक्त मरी के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक के मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर बात हुई है। यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं जो मरी के अंदर बैठक हुई है उसके अंदर हमने हालिया जो मुशावरत की है वो ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक थी और कहा कि जो मुशावरत मरी में हुई है वो ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक थी। पंजाब की जो सीटें खाली हुई हैं इससे मुतालिक बातचीत हुई और हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। लेकिन अब हकीकत खुल चुकी है, उस पंजाब की बैठक के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन की बात हुई जो कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल असलियत अब सामने निकल कर आ चुकी है। असलियत तो कुछ और ही बयान कर रही है। असलियत यह बयान कर रही है कि नून लीग की आला क़यादत का मुल्की माशी सूरत हाल करप्शन रोकथाम के इक़दाम पर गौर। अब ये गौर कहां पर हुआ? ये गौर हुआ जराए के मुताबिक, अब नाम नहीं यहां पर दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया भी थोड़ा सा इसे वेबसाइट्स के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मरी में नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज,
ख्वाजा आसिफ साहब भी वहां पर मौजूद थे और यहाँ पर मुबैना तौर पर कैप्टन सफदर भी वहां पर मौजूद थे। अब इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात हुई, हुकूमती मामलात, पार्टी अमूर के ऊपर मुशावरत हुई और इसके दौरान आप देखिए कि करप्शन की रोकथाम के इकदाम के साथ वफाक और पंजाब हुकूमत की तरक्याती मनसूबों पर मशावरत की गई। यानी कि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मुल्क की माशी सूरत हाल, करप्शन की रोकथाम, यानी कि मैंने आपको तकरीबन दूसरा तीसरा दिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पंजाब के अंदर करप्शन के स्कैंडल्स निकल रहे हैं, सिंध के अंदर निकल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर रिपोर्ट कर रहा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त मेरी नजर के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डालना चाहती है कि इनको थोड़ा सा फ्री हैंड भी ना दिया जाए, ये दब कर ही रहे। तो अब जो मरी के अंदर इनकी जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी करप्शन के ऊपर बातें की गई कि किसको क्या किया जाए, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अब ये देखने वाले मामलात है। मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि करप्शन के खिलाफ जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ये आजाद होते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो बंगड़ियां मार रहे हैं, आप अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत, जुर्रत और इस्तकामत और आपको मुल्क की मईशत का इतना ही कोई दर्द और गम होता तो आप उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम पहले ही दिन बता देते। जिस दिन आपके पास ये खबरें आई थी आप उसी ही दिन बता देते। और मैं ख्वाजा आसिफ साहब से कहता हूं कि तुम कैसे मुल्क के वफादार हो, तुम हो वजीर दिफा नाम के, लेकिन तुम्हें वजीर दफा कहना चाहिए। ये मैं अपनी ही राय के मुताबिक ये बात कर रहा हूं कि आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको उनके नाम का पता है, तस्वीरें भी मौजूद है, लेकिन आप अभी तक खामोश क्यों हैं? ख्वाजा साहब हमको आप लोग बेवकूफ समझते हैं क्या? हम क्योंकि रोटी को चोची बोलते हैं। हमें नहीं पता कि आपके एक बंदे को भी करप्शन के इल्जाम के अंदर पकड़ा गया है, उनसे तहकीकात कराई जा रही है मुबैना तौर के ऊपर, जिन्होंने आपको इस इलेक्शन के अंदर जितवाया और दीगर कुछ लोगों को भी जितवाया। तो अब आपको याद आ गया कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के लोग पुर्तगाल के अंदर जायदादें बना रहे हैं। अब ये धमकी किसको दे रहे हैं, इस्तीफे की धमकी किसको दी जा रही है? और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतना कौम का दर्द या मुल्क की मईशत के हवाले से गम और हो तो गुस्सा होता तो अब तक आप ब्यूरोक्रेट्स के नाम ले चुके होते और अब तक उनकी सियासी मौत हो चुकी होती। लेकिन अभी तक किसी को भी उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम का नहीं पता। ये देखिए, ये तो इस मुल्क की काली सियासत है। मैं क्या इसके ऊपर मैं यकीन करें इसे एक्सपोज करूं, इसकी रियलिटी आपके सामने बयान करूं। अब ये मुस्लिम लीग नून का टब्बर मरी के अंदर बैठकर इन मामलात पर बात करें कि अब क्या करें हम, ये तो ये सामने आ गया, ये भी सामने आ गया, ये भी सामने आ गया। ख्वाजा अशरफ कहता है मेरा बंदा नंगा हुआ मैं सारों को करूंगा। बहरहाल ये वही काली सियासत है जो कि पहले बंद कमरों में होती थी, अब इस मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल इसके बाद जो एक अहम तरीन मामला है ना, वो काफी अफसोसनाक मामला है, जहां पर इमरान खान साहब का जो वजन है वो कम हो रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का भी खदशा है। इमरान खान साहब का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। और ये दरख्वास्त किसने दायर की है? ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली मीन गंडापुर साहब के तवस्सुल से ये दरख्वास्त दायर की गई है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर फो कार्ड उनके चीफ जस्टिस इस वक्त फार्म 47 का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, 26वीं आईनी तरमीम का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। बहरहाल ये तो हमें भी इतलात का इसका मालूम है कि खान साहब का जो वजन है वो बहुत कम हो रहा है। वो यकीन कर इतना कम हो रहा है कि सारों को खदशा पैदा हो रहा है कि किसी बीमारी के अंदर मुब्तला ना हो। बाकी उनकी सेहत ठीक है, वो एक्टिव है, वो चुस्त है, लेकिन उनके ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर के ऊपर उनकी जो मसल्स है उनका वजन भी कम हो रहा है, वो कम हो रहे हैं, जिस्म के अंदर से गोश्त कम हो रहा है। अब ये क्या मामला है क्या मामला नहीं है, क्योंकि तकरीबन 10 महीने, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 10 महीने पहले ही खान साहब के जो डॉक्टर थे, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम, तो उन्होंने तिब्बी मुआयना किया था। तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो तिब्बी मुआयना फिर से नहीं कर सके हैं। अब ये देखने वाले मामला है कि वो तिब्बी मुआयना इस्लामाबाद हाई कोर्ट कराने की इजाजत देता है या नहीं डॉक्टर आसिम को, और ये तो आने वाला वक्त है, इसके ऊपर बहरहाल बताएगा। इसके बाद जो एक अहम तरीन मामला है ना, वो आपके सामने रख देता हूँ। वो बड़ा अहम तरीन मामला है ना, वो भी इमरान खान साहब के मुतालिक है कि बनी गाला की जो नीलामी है उसकी हकीकत है। वो थोड़ा सा मैं क्लियर कट बात बता देता हूँ। ये जो एड शो किया गया ये 190 मिलियन पाउंड केस के मुतालिक था, और मैं ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाता। इसके अंदर फरागोगी साहब को जो मलिक रियाज ने जमीन दी थी, ये उस जमीन की नीलामी थी जो कि बनी गाला के तकरीबन करीब है। लेकिन जिस तरह से इस एड के अंदर खान साहब का नाम लिया गया, खान साहब के बनी गाला के ऊपर फिर खदशात पैदा हुए, लोगों ने आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी। तो फिर इसकी रियलिटी है कि तकरीबन आज वो नीलामी होने भी थी, लेकिन अभी तक वो नीलामी नहीं हुई, जो कि फरागोगी की तकरीबन जायदाद थी उसकी नीलामी होनी थी, जो कि मलिक रियाज साहब ने फरागोगी को दी थी। और उस जमीन के करीब अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई और उसके बेनिफिशियरी खान साहब को करार देकर उनको सजा दिलवाई गई। बराबर उस जायदाद की नीलामी हो रही है, लेकिन वो जायदाद
जो जमीन है उसके करीब करीब वो खान साहब के नाम पर नहीं है, वो फराग गोगी के नाम के ऊपर है, या आपको मैं बताता चलूं। तो बहरहाल अभी तक के लिए तो बनी गाला की कोई भी नीलामी नहीं हो रही। जो लोग व्लॉग्स के अंदर उठा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, यकीन करें सर तोड़ कोशिश करे कि बनी गाला नीलाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो ये सारी झूठी खबरें हैं। बनी गाला अभी तक के लिए तो नीलाम नहीं हो रहा। इसके बाद जो एक अहम मामला है वो 9 मई से मुतालिक सजा है, जो कि 10-10 साल की सजा सुनाई गई लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। अब इन सजाओं के ऊपर सवालात यूं खड़े होते हैं कि इस केस के अंदर 16-17 साल के बच्चे को भी 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, और वो बच्चे तकरीबन 2 साल से अभी तक कैद के अंदर मौजूद हैं। यानी कि जिनकी उम्र अभी 16-17 साल है, आप अगर 2 साल काट लें तो 15 साल की 14 साल की उम्र के अंदर उन बच्चों को पकड़ा गया। बेचारों ने 2 साल कैद की सजा कैद काटी और अब उनको 10 साल मजीद कैद काटनी पड़ेगी। अब वकुला के मुताबिक, कानून के मुताबिक, लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जो जज है वो तो इस बच्चे का केस सुन ही नहीं सकता था, जिसको उस जज साहब ने रगड़ दिया, सजा सुना दी। बहरहाल 9 मई मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, ये तो आपने खबर सुनी होगी। बहरहाल आप देखिए कि कुरैशी साहब को दोनों मुकदमात पे बरी कर दिया गया। महमूद और रशीद उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। और उसके बाद आप ये देखिए कि इसके अंदर जो आलिया हमजा है, सनम जावेद है, उनको भी जमानत पर रिहा कोई मुल्ज़िम फैसले के वक्त अदालत में नहीं था। अब ये देखने में मामलात हैं आलिया, अच्छा कुछ लोग इसके ऊपर अब एतमानान का भी इजहार कर रहे हैं कि चले ठीक है, लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की सजाएं भी सुना दी हैं, 10-10 साल की सजाएं, तकरीबन 2-2 साल तो मुल्जिमान ने काटी हुई हैं, तो वो हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ अपीलें दायर करके रिलीफ हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जज साहब के ऊपर तो उंगलियां उठाई जा रही है कि 16 साल की उम्र के बच्चे को आप तो सजा दे ही नहीं सकते थे, उसका केस तो अदालत के अंदर चल ही नहीं सकता था, तो आपने सजाएं सुना दी। यानी कि इस मुल्क के अंदर क्या कोई जंगल का कानून है? अच्छा इतनी हट धर्मी हो चुकी है, यानी कि जानते बूझते हुए के सामने वाले को पता है कि हम गलत कर रहे हैं, जज फैसला सुनाए जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, और कोई अगर इनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, हम इनको एक्सपोज, इनकी रियलिटी आवाम के सामने रख भी रहे हैं, इनको कख कोई फर्क नहीं पड़ता, कख भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन करें मुझे लग रहा है जमीन मर चुके हैं, इनके दिल मुर्दा हो चुके, पत्थर के हो चुके हैं, इनको कोई कख का भी फर्क नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह के फैसले दे रहे हैं। इसके बाद हमारी अदालतों के वकार का क्या होगा, इंसाफ का क्या होगा, हमें मरना है, मरने के बाद मुंह दिखाना है, हमने अल्लाह को जवाब देना। लेकिन यकीन करें, मैं अब ये जो केस की थोड़ी सी मैंने आज तफसील पढ़ी है, लंबा चौड़ा भी हो जाएगा, वो तफसील मैं आपके सामने नहीं रखता। यकीन मैं हैरान हो चुका हूं कि पता नहीं ये जज जो कि इंसाफ करने वाले थे, ये किस लाइन के ऊपर चल पड़े हैं। बहरहाल भारत से भी अहम तरीन खबर निकल कर आ रही है। भारत के अंदर 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है। एक ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, अपोजिशन रहनुमा थे वहीं पर जो दूसरा मामला है, जो दूसरी स्टोरी है भारत के मुतालिक, वो ये है कि पाकिस्तानी सिफारतकारों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। अब भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी है, घर खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। अब आप ये देखिए कि जराये के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों के पानी, दूध, गैस और फूड डिलीवरी पर भी अप्रैल से वक्तन फवक्तन पाबंदी जारी है। अब 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने का हुक्म भी दिया गया है, और यह हुक्म कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही जारी किया गया है। सिफारती जराये का कहना है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अखबार भी बंद कर दिए गए, यानी कि अब यह भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा घिनौना इकदाम है कि सिफारतकारी के असूलों के भी खिलाफ है कि आप सिफारतकार को किस तरह से तंग करें अपने मुल्क के अंदर। अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हुआ, आप घर खाली करने को कह रहे हैं, आप निकल जाने को कह रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, गैस बंद कर रहे हैं, डिलीवरी का काम, फूड उनके बंद कर रहे हैं। तो ये तो मामला आ चुके हैं। बहरहाल अभी तक अहम तीन अपडेट्स और अहम तीन खबरें थी जो मैंने आपसे रखी थी। सारे मामला पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर कहा करेंगे। जी शुक्रिया।